हाय एवरीवन, दिस इज़ CA आर्या सोपा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी पूरा रिवील करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ एक सेक्शन बताया था एंड देन आई गॉट सिक, तो मैं बाकी वीडियोस बना ही नहीं पाई। बट इस वीडियो में और आज ही मैं आई थिंक 5 या 6 मोर वीडियोस बनाऊंगी जो कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो मैंने फॉलो करी थी, क्योंकि आप लोग इतना पूछ रहे हैं मुझसे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी एंड आई डोंट वांट टू कीप यू इन एनी लूप। मैं ये नहीं चाहती कि मैं टाइम ले लेके वीडियोस बनाऊं जिससे व्यूज़ ज़्यादा आएँ या कुछ ऐसा, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही सारी वीडियोस बना दूंगी जिससे आप जल्दी से वो वीडियोस रेफ़र कर सके और आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से डिवाइस या डिराइव कर सके, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये स्ट्रैटेजीज़ बनाने में। कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो मेरे लिए वर्क करी है हो सकता है वो आपके लिए वर्क ना करें एंड वाइस वर्सा। तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूँगी आपका, बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी आपका टाइम। यू जस्ट हैव टू रेफ़र टू दिस वीडियो अगर आपको एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी चाहिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़ चाहिए तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली, आई थिंक एक ही दिन में मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। तो आज में या कल में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएगी जो आप रेफ़र कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये डायरी मेंटेन करी थी आफ्टर माई रिजल्ट्स जो वे फेवरेबल नहीं आए थे, तो आपको भी ऐसी एक डायरी, या फिर अगर आपके पास डायरी नहीं है, मतलब आपको नहीं बनानी है, आपको टाइम वेस्ट लगता है, तो आप अपने फ़ोन में भी एक नोट्स जो ऐप होती है उसमें आप अपना सारा स्ट्रैटेजी लिख सकते हैं। देखिए, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ मेक डेली टाइम टेबल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना स्टार्टिंग में ही पूरा टाइम टेबल बना देते हैं बट उसको फॉलो ही नहीं करते, तो फ़ायदा नहीं होता टाइम टेबल बनाने का। मैं क्या करती थी, मैं अपने दिमाग में ऐसे बना लेती थी, बिठा लेती थी कि मुझे एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये आपका खुद का कॉमन सेंस भी होना चाहिए और ये आपका माइंड भी आपको ये बार बार रिमाइंड करवाए। तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज रिवाइजिंग, तो मैं FR को आई थिंक 1 वीक देती थी। बट मैं FR अकेले कभी नहीं करती थी। मैं ऐसा कभी नहीं करती थी कि मैं एक सिंगल सब्जेक्ट लेकर बैठ जाऊँ और फिर उसको ही मैं रिवाइज़ करती रहूँ पूरे टाइम। ये आप मतलब मेरे लिए तो ये सूट नहीं होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते मैं बोर हो जाती थी। फिर मैं उस सब्जेक्ट पे उतना कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं कर पाती, फोकस नहीं कर पाती थी। तो इसलिए मैं एट अ टाइम आई थिंक 2 सब्जेक्ट्स लेती थी। मोस्टली 2 होते थे, कभी-कभी 3 भी हो जाते थे, बट आप भी मोस्टली 2 सब्जेक्ट्स लीजिएगा, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 2-2 सब्जेक्ट करके पढ़ेंगे, तो आई थिंक आपको 3 रिविजन्स लगेंगी। मतलब आई थिंक 3 टाइम में आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट होगा। और अगर आप फर्स्ट रिविजन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा टाइम देंगे, तो आप 1 महीने का फर्स्ट रिविजन सेशन रखिए, विच बेसिकली मीन्स आप 10-10 दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स कर पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या? इससे सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसके साथ दूसरा भी रिवाइज़ हो रहा है, तो 2 सब्जेक्ट्स आपके एक साथ रिवाइज़ हो जाएंगे। फिर सेकेंडली क्या होगा कि आपका एक रिवीजन एक पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स का हो जाएगा, तो जब आप थर्ड सब्जेक्ट उठाएंगे, थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट उठाएंगे, तब आप उन फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स की रिविजन मत छोड़िएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे 10 दिन के लिए आपने 2 सब्जेक्ट्स उठाए, फॉर एग्जाम्पल FR और लेट्स से DT, बहुत बड़े-बड़े हैं, बट ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने FR और SFM उठा लिया, हम ये ले लेते हैं। तो आपने FR के साथ SFM पढ़ा, उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट पढ़ने आए, फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट और उसके बाद लेट्स से DT पढ़ा, ठीक है, ऑडिट और IDT पढ़ लिया, कुछ भी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वो जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स आपने रिवाइज कर लिए थे, वो आप फिर से रेफर ही नहीं करोगे, वो आप पढ़ोगे ही नहीं, आप थर्ड और फोर्थ में सीधा स्विच हो जाओगे। तो इससे क्या होगा, जब आप फिर से सेकेंड रिविजन करोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, ये तो एकदम ही न्यू है, डिफरेंट है। ऐसे नहीं करना गाइस, ये मैंने पहले फर्स्ट टाइम किया था और इसकी वजह से मेरा पूरा एक अटेम्प्ट चला गया क्योंकि मैं जब सेकंड रिवीजन करने लगी सब्जेक्ट्स की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं तो भूल गई हूँ इन सब्जेक्ट्स को। ऐसे नहीं करना, आपको भी बिल्कुल ऐसे नहीं करना। मैं बताती हूँ, देखिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप 2 सब्जेक्ट उठाए आपने, उनका रिवीजन कर रहे हैं, तो जैसे आपने फर्स्ट डे सोचा कि मैं आज इतने चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा या करूँगी उस पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स के, नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स पे स्विच करो, उससे पहले आप वो पुराने चैप्टर्स याद कर लो, ठीक है। आप पहले वो रिवाइज करो, ऐसे माइंड में ही कर लो, उनके कंसेप्ट एक बार पढ़ लो, या फिर अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो जल्दी से कंसेप्ट देकर 1-2 क्वेश्चन कर लो, जिससे एटलीस्ट आपको ये मिलेगा, आपको आपका माइंड इतना क्लियर होगा, क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है इसमें मेरी पकड़ अच्छी है, दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड दिस इज़ द वीक सब्जेक्ट। अगर आपको वो याद नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली दैट इज़ द वीक सब्जेक्ट फॉर यू।
ऑडिट बहुत लोगों को याद नहीं आता, मुझे बिल्कुल याद नहीं आता था। मैंने ऑडिट के 4 रिविजन्स किए गाइस, 4 रिविजन, और फिर भी ऑडिट में मेरे मार्क्स जो है वो डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अबव एवरेज है, क्योंकि नहीं है, डिसेंट मार्क्स आई हैव गॉट इन ऑडिट 4 रिविजन्स के बाद। बाकी सब में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, बस ऑडिट में ही मैं जस्ट पास हुई हूँ, आई विल से दैट। तो इसलिए आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको अपना वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पता होना चाहिए। मुझे पता था कि एसएफएम मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बट आई थिंक कि मैंने फर्स्ट जो नवंबर 23 अटैम्प्ट दिया था, तब मैंने एसएफएम पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, ये सोच के कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये तो हो ही जाएगा, और उसी में मैं फेल हो गई थी गाइज। तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस तो हमें लाना ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस तो चाहिए नहीं, कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में। पता चला आप कॉन्फिडेंट हो किसी सब्जेक्ट में और आप उस पर फोकस ही करना भूल जाओ, फिर नहीं नहीं नहीं, आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ पे जो मैंने डेली इम्प्लीमेंट करी है अपनी लाइफ में इन पास्ट 6 मंथ्स में। देखो, आपने डेली अपना शेड्यूल बना लिया कि आज मुझे लेट्स से 5 चैप्टर्स करने हैं 2 सब्जेक्ट्स मिलाकर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने करना शुरू कर दिया, बस ऐसे ही नॉर्मल रेगुलर। कुछ नहीं होगा आपके, अगर 5 चैप्टर्स हो भी गए ना पूरे दिन में, तब भी आपको अगर जल्दी हो गए तो आप सोचोगे कि ये तो जल्दी हो गए, अब मैं चिल कर सकता हूँ। या फिर अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो आपको ये लगेगा कि इसी में मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, अब मैं ऐसा करता हूँ 2 चैप्टर्स करता हूँ दिन के, तो उसमें आपका आगे जाके आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपको पहले तो अपना स्टडी मटेरियल खोलिए, आईसीआई का स्टडी मटेरियल प्लीज़ प्लीज़ रेफ़र ज़रूर करिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बट वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही नहीं पढ़ते हैं, जबकि सबको पता है, पूरे संसार को अब तो पता चल गया है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आते ही आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, तो एक बात सोचिए कि आप कोई भी, चाहे कुछ भी हो, आप उसके अलावा कुछ पढ़ ही नहीं सकते। द रीज़न बीइंग कि इंस्टीट्यूट तो उसी में से पूछेगा ना। आईसीआई को ये अपना थॉट प्रोसेस ऐसा ही रखना पड़ेगा कि यार मेरे इंस्टीट्यूट में गरीब बच्चे भी हैं, अमीर बच्चे भी हैं। अमीर बच्चे ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब उतना अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए आईसीआई जो है वो अपने स्टडी मटेरियल जो उन्होंने खुद दिया है, उसी में से तो क्वेश्चंस पूछेंगे ना, जिससे गरीब बच्चे भी क्लियर कर सकें और जो अमीर हैं वो भी कर सकें, है ना। तो इसीलिए आपको ये सब माइंड में रख के पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए आई हैव सो मेनी रिसोर्सेज सो आई विल रेफर टू द रिसोर्सेज विच आई थिंक आर गुड। नो, यू हैव टू थिंक फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सॉरी गाइज, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो ठीक है। एनीवे, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज इज दैट कि डेली जो आप बनाते हो ना शेड्यूल, वो ऐसा होना चाहिए दैट इट कंज्यूम्स एटलीस्ट 12 आवर्स ऑफ योर डे, ठीक है। अब 12 आवर्स आपने पढ़ाई करी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। सो आई हैड दिस वन ऐप इन माई फ़ोन जो मैं पूरे टाइम ऑन रखती थी। अब ऐसा है जैसे आपका फ़ोन जो है, अगर आपको अपने फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत नीड है, आपको और भी चीज़ें करनी होती है आपके फ़ोन में, या फिर कोई बिज़नेस चल रहा है आपका फ़ोन में, तो आप ये ऐप नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऐप जो है वो एनी टाइम ऑन रखनी पड़ती है। बट अगर आप ऐसे हो जो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हो फॉर एटलीस्ट 4 मंथ्स, द नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो आप ये वाली ऐप जो है वो रेफ़र कर सकते हो। मैं इस ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी और मैं यहाँ पे भी कहीं पे लगा दूँगी। तो वो ऐप मैंने कैसे यूज़ करी देखिए, उसमें ना आप पूरा शेड्यूल बना सकते हो अपना डे का, कि आपका स्टडी शेड्यूल 1 है, 2 है, और उसका टाइमर भी सेट कर सकते हो कि इतने टाइम के लिए मेरा ये चलेगा, स्टडी शेड्यूल 1, देन 2 इतने के लिए चलेगा, 3 इतने के लिए चलेगा, और बीच में आप ब्रेक्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने आई थिंक 6 या 7 स्टडी शेड्यूल्स थे मेरे एक दिन के, जो 2-2 घंटे के थे, तो अराउंड 12 आवर्स हो ही जाते थे। 6 जो है वो 2 आवर्स के थे, तो 12 आवर्स हो ही जाते थे। मैं रात में 12 बजे सोती थी और सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती थी। आई डिड दिस फॉर अराउंड 2 मंथ्स प्रायर टू माई एग्जाम्स। मैंने 2 महीने पहले से किया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 6-6 महीने पहले से ये करते हैं, प्लीज़ मत किया करो, क्योंकि फिर आप अपना जो आपका ब्रेन है वो इतना थक जाएगा, इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि वो एग्ज़ाम्स के 2 महीने पहले थक गया, तो सोचो आप एग्ज़ाम्स में कैसे बैठकर लिखोगे। तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि कब से क्या चीज़ आपको करनी, इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। अगर आप हर एक चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट करो, ये सोच के कि मैं तो सबसे ज़्यादा पढ़ूंगा, रैंक ही आ जाएगी, तो आपको अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता है। अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक आ सकती है क्योंकि आपकी इंटर में रैंक आई थी, आपकी फाउंडेशन में रैंक आई थी, और अगर नहीं भी आई थी तो आपको लगता है कि आप अब अपने आप को इतना थका सकते हो, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर सकते हो कि आपकी रैंक आनी
आ सकती है तब तो आप ये सब करो, वरना प्लीज़ 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 एग्ज़ाम से 2 महीने पहले अपने आप को इतना स्ट्रेस दो कि हाँ एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, उससे पहले अपने आप को इतना एग्जॉस्ट मत करना, वरना एग्ज़ाम्स आने तक ही आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि एग्ज़ाम्स में जाके लिख ही नहीं पाओगे कुछ। तो आई होप इतना आपको रियलाइज़ हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी, और हो सकता है आपको भी इससे हेल्प मिले, वो ये था कि मैंने पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करी थी। अब कुछ लोगों को इससे बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं वो, तो उनको पढ़ाई करने से ज़्यादा इधर उधर चीज़ें ज़्यादा दिखती है, जैसे फ़ोन ज़्यादा दिखता है, सोशल मीडिया बहुत दिखता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सेट किया हुआ था कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, और मैंने टाइमर भी लगाया होता था। तो सामने अपने टाइमर रखा होता था जिससे पता चलता रहे कि कितना टाइम हो चुका है। बट मैं बार बार ऑब्वियसली उस टाइमर को नहीं देखती थी, वरना डिस्ट्रैक्शन वहीं से शुरू हो जाएगा। तो मैंने टाइमर लगाया होता था, फिर मैं 2 घंटे तक पढ़ती थी, टाइमर ख़त्म होता था, उसके बाद मैं 15 मिनट का या कभी कभी हाफ एन आवर 1 आवर का ब्रेक भी लेती थी। उसमें मैं या तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करती थी, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखती थी, या फिर जाकर लंच, ब्रेकफास्ट, या फिर फ्रेशन अप होना, ये सारी चीज़ें मैं उन ब्रेक्स में करती थी। गाइज प्लीज़ इन 4 महीनों में टाइम वेस्ट मत करना, प्लीज़ मत करना, क्योंकि ये 4 महीनों में अगर आप 2 घंटे भी दिन के टाइम वेस्ट कर रहे हो ना किसी भी चीज़ में, सोशल मीडिया में, व्लॉग्स देखने में, या फिर किसी और चीज़ में, तो वो आप ही के लिए हेल्पफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 4 मंथ्स प्लीज़ मत करना, ठीक है। तो क्योंकि उसके बाद तो आपको करना ही है, फिर आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक आप क्या ही करोगे। तो आपको ट्रैवलिंग भी करनी है, आपको सोशल मीडिया भी देखना है, ये सब आप कर सकते हो बाद में। इन 4 महीनों में प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मेरे लिए काम करी थी, आई होप आपके लिए भी करें, और अगर नहीं करती है तो प्लीज़ यू डिवाइज़ योर ओन स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक की लर्निंग एबिलिटीज़, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अलग होती है। मैंने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है गाइज़, सिर्फ सीए फाइनल को सेकंड अटेम्प्ट लगा है। आप लोगों का हो सकता है आपको इंटर में 4 अटेम्प्ट्स लगे हैं, 5 अटेम्प्ट्स लगे हैं, या फिर सीपीटी में ही अटेम्प्ट्स लग गए हैं। तो गाइज़ अपना खुद का लर्निंग एबिलिटी जानो, पहचानो, और उसके हिसाब से और ज़्यादा हार्डवर्क करो। तो जो मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ हुआ था, फिर भी मैंने लास्ट के 4 मंथ सीए फाइनल के मुझे पता है मैंने कैसे निकाले हैं। मैं सिर्फ 4 घंटे सोती थी दिन में गाइस। तो जो भी ये बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी तो किस्मत से तुम सीए बन गए हो, किसी को भी अगर बोल रहे हैं कि तुम किस्मत से सीए बन गए, अगर इस बार लर्निंग परसेंटेज पासिंग परसेंटेज अगर इस बार भी कम होती तो तुम नहीं बन पाते, तो गाइज उनको प्लीज़ ये बोलिए कि सिर्फ जो पर्सन दे रहा है ना एग्जाम्स, जो कर रहा है मेहनत, उसी को पता है कि उसने कितना मेहनत किया है, कितना हार्डवर्क किया है। बिफोर जजिंग एनीवन एल्स प्लीज़ लुक इनटू योर ओन स्लीव्स, और फिर किसी और पे आप उंगली उठाएं। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड आई होप यू ऑल आर ऑल्सो गिविंग योर 100% इनटू एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, एंड आई होप यू सी द रिजल्ट्स ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड।